हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे किसी एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें उस फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट गिवन है। जैसे कि ये एफ ऑफ जेड है, मान लेते हैं ये क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है जो कि u प्लस आइटा वी के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपको u या फिर v गिवन है, आपको पता ना u रियल पार्ट होता है, v इमेजिनरी पार्ट होता है इस फंक्शन का। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में u और v गिवन है तो उसकी हेल्प से हम कैसे इस एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपके जो एनालिटिक फंक्शन के जो कंस्ट्रक्शन के दो मेथड्स हैं, एक आपका है मिलने थॉम्पसन मेथड और एक आपके पास होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। इस वीडियो में हम मिलने थॉम्पसन मेथड को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ यही लिखा है, वी कैन कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शंस व्हेन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। हम किसी एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें उस फंक्शन का सिर्फ रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट भी पता है। तो चलिए हम फर्स्ट मेथड देखते हैं जिससे हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो है मिलने थॉम्पसन मेथड। ठीक है, इस मेथड को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर, उसका एक वर्किंग रूल है। वो वर्किंग रूल आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है। देखिए हमारे पास ना यहाँ चार केसेस होते हैं। केस वन है जब हमें सिर्फ क्या गिवन है, रियल पार्ट गिवन है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में रियल पार्ट गिवन होगा तब हम कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका ये वर्किंग रूल है। फर्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, अगर आपको रियल पार्ट गिवन है तो आपको सबसे पहले करली यू बाय करली एक्स और करली यू बाय करली वाई निकालना है। ठीक है, जो इन दोनों की वैल्यूज आएगी, मैं करली यू बाय करली एक्स आ जाएगा, करली यू बाय करली वाई आ जाएगा। इसको आप किसके सामने इक्वेट कर दो, फाइव वन एक्स कोमा वाई, फाइव टू एक्स कोमा वाई। मतलब करली यू बाय करली एक्स जब आप निकाल लोगे ना, इसको किसके इक्वल रख देना है, फाइव वन एक्स कोमा वाई के, और करली यू बाय करली वाई को फाइव टू एक्स कोमा वाई के इक्वल इक्वेट कर देना है, जैसे हमने यहाँ किया हुआ है। करली यू बाय करली एक्स निकाल देंगे, जो आंसर आएगा उसको फाइव वन एक्स कोमा वाई के इक्वल रख देंगे, और फिर करली यू बाय करली वाई निकाल देंगे और जो आंसर आएगा उसको फाइव टू एक्स कोमा वाई के इक्वल रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपको अब क्या करना है, फाइव वन जेड कोमा जीरो की वैल्यू निकालनी है और फाइव टू जेड कोमा जीरो की वैल्यू को निकालना है। मतलब कि फाइव वन एक्स कोमा वाई आपके पास गिवन था ना, तो जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ वहाँ जेड रख देना, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो रख देना। सिमिलरली करली वाई जो आपके पास फाइव टू एक्स कोमा वाई के इक्वल है, ये आपको गिवन है ना, तो इसी में आपको जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जेड रख देना, जहाँ जहाँ वाई वहाँ वहाँ जीरो रख देना। तो आपके पास फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फाइव वन जेड कोमा जीरो और फाइव टू जेड कोमा जीरो की वैल्यू। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो अब, तो आपके पास एफ ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड ही तो हमें निकालना है, एनालिटिक फंक्शन ही तो हमें निकालना है, एफ ऑफ जेड है ना। तो उसका जो फॉर्मूला है निकालने का वो ये है। ठीक है, तो जो आपने फाइव वन जेड कॉमा जीरो और फाइव टू जेड कॉमा जीरो की वैल्यू निकाली है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, इंटीग्रेशन कर देनी है, आपका एफ ऑफ जेड आ जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन एफ ऑफ जेड, हमें एफ ऑफ जेड फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है विच हैज़ अ रियल फंक्शन। ये आपको ये रियल पार्ट उस फंक्शन का गिवन है यू एक्स कोमा वाई, ये रियल पार्ट होता है ना यू, है ना, ये आपको ये गिवन है। तो करते हैं इसको भी हम इसी मेथड से कर सकते हैं, मिलने थॉम्पसन मेथड से। ये केस वन वही तो था जिसमें आपको यू पार्ट गिवन है। ठीक है, मतलब रियल पार्ट गिवन है, उसके लिए तो ये वर्किंग रूल था। तो यहाँ भी आपको यू पार्ट गिवन है, तो इसका मतलब इसके ऊपर हम ये वाला वर्किंग रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास u क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, u एक्स कोमा वाई हमारे पास क्या गिवन है, ई रेज टू पावर एक्स एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। हमारे वर्किंग रूल का जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि हमें करली यू बाय करली एक्स निकालना है और करली यू बाय करली वाई निकालना है। तो करली यू बाय करली एक्स निकालो तो क्या आएगा, यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर कौन है, एक्स कोस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, वन, और कोस वाई एज इट इज, माइनस वाई साइन वाई क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया। ठीक है, प्लस अब अंदर वाला एज इट इज, मतलब कि एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई एज इट इज, और बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, बाहर कौन है, ई रेज टू पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई प्लस एक्स कोस वाई, और ई रेज टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई साइन वाई, ई रेज टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ई रेज टू पावर एक्स। ये कर ली यू बाय कर ली एक्स आ गया। ठीक है, इसको यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स को सब में से कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा आपके पास, कोस वाई प्लस एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। ठीक है, ये आ गया, इसको हम इक्वेशन में वन मान लेते हैं। अब सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, करली
यू बाय करली वाई निकाल लेंगे। यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता था ना। तो ये आप खुद इसको डिफ्रेंशिएशन करना, वाई के रिस्पेक्ट में अब आपको करना है, ठीक है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो जो आपके पास आएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई। ई रेज टू पावर एक्स कॉन्स्टेंट है, सो ये एज इट इज अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। कोस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई हो जाएगा, एक्स एज इट इज माइनस, यहाँ आप क्या लगा देना, प्रोडक्ट रूल लगा देना क्योंकि दोनों में वाई है, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, अब आपको करली यू बाई करली एक्स जो निकला है और करली यू बाई करली वाई निकला है, इसको फाई वन एक्स कोमा वाई और फाई टू एक्स कोमा वाई के इक्वल इक्वेट कर देना है, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, करली यू बाई करली एक्स को क्या लिख दोगे, फाई वन एक्स कोमा वाई, जो किसके इक्वल है, इक्वेशन में वन से ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई प्लस एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, ठीक है। सिमिलरली करली यू बाई करली वाई को हम फाई टू एक्स कोमा वाई के इक्वल रख देंगे, जो क्या है ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो बी स्टेप था वो क्या था, वो स्टेप ये था कि आपको फाई वन जेड कॉमा जीरो की वैल्यू को निकालना है। इसका मतलब क्या है, आप क्या करोगे, आपके पास फाई वन एक्स कोमा वाई तो है ही है ना, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जेड पुट कर दो, जहाँ जहाँ वाई वहाँ जीरो पुट कर दो, तो आपके पास फाई जेड कोमा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जेड पुट करो, तो ई रेज टू पावर जेड कोस वाई, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो पुट करना है, तो कोस वाई क्या हो जाएगा, कोस जीरो प्लस यहाँ एक्स की जगह जेड पुट करना है, कोस वाई मतलब कोस जीरो माइनस यहाँ जीरो इंटू साइन जीरो मतलब ये जीरो ही हो गया, तो आपके पास क्या क्या ई रेज टू पावर जेड कोस जीरो क्या है वन प्लस जेड इंटू कोस जीरो, आपको पता है वन होता है तो ये जेड ही आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म आ गई और ये जीरो ही हो जाएगा। सिमिलरली अब हम फाई टू जेड कॉमा जीरो निकाल लेंगे, आपके पास फाई टू एक्स कॉमा वाई तो है ही है ना, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जेड पुट कर दो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो आपके पास जो आ जाएगा वो मैं सीधे लिख रहा हूँ, वो आ जाएगा जीरो, ठीक है। और आपका सी स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो आपके पास फॉर्मूला था फाई वन जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है ना आपको, इसी फॉर्मूले से आएगा। तो फाई वन की वैल्यू क्या है, ये री पुट कर दो, फाई वन जेड कोमा जीरो की ई रेज टू पावर जेड वन प्लस जेड आ गया, माइनस आयोटा एज इट इज फाई टू जेड कोमा जीरो की वैल्यू पुट करो, वो तो जीरो ही है, ठीक है। तो ये जीरो ही आ गया, बाहर क्या है डी जेड प्लस सी और ये इंटीग्रेशन आएगा, तो आपके पास क्या बचा है ई रेज टू पावर जेड वन प्लस जेड, ये टर्म जीरो होगी, ठीक है, साथ में डी जेड प्लस सी आ जाएगा। चलिए आगे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ आपके पास दो फंक्शन हैं, ई रेज टू पावर जेड और वन प्लस जेड, दोनों जेड में है, तो इसका मतलब यहाँ दो फंक्शन हैं। तो यहाँ हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ना किसी को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, किसी को सेकंड मान लेते हैं, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ, क्योंकि ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और आइलेट रूल से, ये आइलेट रूल होता है ना, ILATE, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब लोगरिथम, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप देख सकते हो कि आपको जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए पहला जो फंक्शन है वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन होगा, तो इसको इसलिए मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब ई रेज टू पावर जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डी जेड आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है वन प्लस जेड, तो उसकी डिफरेंशिएशन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर जेड मतलब कि सेकंड फंक्शन डी जेड साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन जो थी ये बड़ी वाली इंटीग्रेशन है, इन दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो इसका जो डी जेड है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब बस क्या करना है, वन प्लस जेड एज इट इज ई रेज टू पावर जेड की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर जेड माइनस वन की डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, प्लस जेड की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड वन आ जाएगा, ई रेज टू पावर जेड की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर जेड ही आ गई, डी जेड प्लस सी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या बचेगा, ई रेज टू पावर जेड डी जेड ही बचेगा, वो मैंने लिख दिया प्लस सी, फिर से इसकी इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर जेड ही आ जाएगी, माइनस इस ई रेज टू पावर जेड को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ई रेज टू पावर जेड इंटू जेड प्लस ई रेज टू पावर जेड आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है, प्लस सी भी था, तो आपके पास क्या आ गया जेड इंटू ई रेज टू पावर जेड प्लस सी आ गया।
तो आपको जो एनालिटिक फंक्शन है वो क्या है, ये है। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर यू गिवन है, रियल पार्ट गिवन है, तो उसकी हेल्प से आप एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन है, वी गिवन है, तो उस केस में आप कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हो वो देखेंगे। वो भी बिल्कुल ऐसा ही वर्किंग रूल है, सेम टू सेम है, बस थोड़े से चेंजेस हैं बीच में, वो हम उसी रूल में देखेंगे, मतलब वर्किंग रूल में ही देखते हैं। चलिए अब हम सेकंड केस देखते हैं, जब हमें क्वेश्चन में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा। इमेजिनरी पार्ट का मतलब वी एक्स कोमा वाई। तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, उस केस में हम कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखते हैं। ये बिल्कुल रियल पार्ट वाले केस जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए वहाँ हमें क्या गिवन होता था, u गिवन होता था, इसलिए हम करली u बाय करली x और करली u बाय करली y निकालते थे। यहाँ हमें v गिवन है, तो हम क्या करेंगे, करली v बाय करली x और करली v बाय करली y निकालेंगे। ठीक है, और उन दोनों को हम किसके इक्वल रख देंगे, करली v बाय करली x को आपको रखना है साई 2x, y के। वहाँ हमने फंक्शन लिया था फाई। ठीक है, यहाँ हम क्या लेने, साई, दोनों मतलब की सेम ही है, बस मैंने वहाँ फाई नाम दे दिया था, यहाँ साई दे दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं है, बस अलग करने के लिए साई दे दिया है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ साई 2x, y है, इसको हम किसके इक्वल इक्वेट करेंगे, करली v बाय करली x के। ठीक है, वहाँ हमारे पास जो फाई 1 था उसको हम करते थे करली u बाय करली x के इक्वल। यहाँ हम साई 2 को करली v बाय करली x के इक्वल रखेंगे और करली v बाय करली y के इक्वल हम साई 1 को रखेंगे। ठीक है, वहाँ हम 1 को करली u बाय करली x के इक्वल रख रहे थे। ठीक है, बट यहाँ हम 2 को रख रहे हैं करली v बाय करली x के इक्वल। ठीक है, और जो 1 है फंक्शन, जो फर्स्ट है साई 1, उसको करली v बाय करली y के इक्वल रखेंगे। मतलब कि साई 2 एक्स कोमा वाई किसके इक्वल होगा, करली v बाय करली x के, और साई 1 जो होगा एक्स कोमा वाई वो करली v बाय करली y के इक्वल होगा। ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, साई 1 जेड कोमा 0 निकालो, साई 2 जेड कोमा 0 निकालो। वही काम है कि करली v बाय करली x जब आप निकाल लोगे, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ आपको z पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ आपके पास y है वहाँ 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो आपके पास साई 2 z कोमा 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली साई 1 z कोमा 0 भी आप निकाल सकते हो, साई 1 x कोमा y के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ z पुट करके, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट करके। ठीक है, उसके बाद f ऑफ z निकाल लो इस फॉर्मूले में, साई 1 z कोमा 0 और साई 2 z कोमा 0 की वैल्यू को रखने के बाद। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेगुलर फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज दिस। हमें रेगुलर फंक्शन, आप कह लो एनालिटिक फंक्शन को आपको फाइंड आउट करना है, और आपको इमेजिनरी पार्ट ये गिवन है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, करली वी बाय करली एक्स निकालो, करली वी बाय करली एक्स निकालो, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। तो क्या आ जाएगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, 1 माइनस 0, और नीचे वाला एज इट इज। ठीक है, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स के का डिफरेंशिएशन 2x और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला एज इट इज, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, जो नीचे वाला है ना उसका स्क्वायर। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आ जाएगा, करली वी बाय करली एक्स वो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया करली वी बाय करली एक्स आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, करली वी बाय करली वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो फिर से, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 0 माइनस y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और ऊपर वाला एज इट इज, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लाई करो, जो भी कट रहा है काट के, आपके पास जो ऊपर जो टर्म आएगी वो आएगी आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया करली वी बाय करली वाई। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमें इक्वेट करना है साई 2 एक्स कोमा वाई के इक्वल, और इसको हमें इक्वेट करना है साई 1 एक्स कोमा वाई के इक्वल। ठीक है, तो ये जो टर्म है साई 2 के इक्वल है, और ये वाली जो टर्म है साई 1 के इक्वल है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ मैं, तो आपके पास ये आ चुका है।
हमारा बी स्टेप क्या था? बी स्टेप ये था कि साई वन जेड कॉमा जीरो की वैल्यू निकालो। साई वन एक्स कॉमा वाई कहाँ है? ये है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जेड पुट करो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो पुट कर दो इसमें। तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए वाई की जगह क्या पुट करो? जीरो, तो जीरो का स्केयर माइनस एक्स की जगह जेड का स्केयर, और यहाँ वाई की जगह जीरो पुट करोगे तो 2x इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में एक्स स्केयर की जगह जेड स्केयर, ठीक है, प्लस वाई स्केयर की जगह जीरो का स्केयर और पूरे का होल स्केयर। तो ये आपके पास आ गया माइनस का जेड स्केयर अपॉन जेड की पावर 4, तो पावर कट कुट के आपके पास आ गई -1 बाई जेड स्केयर। सिमिलरली साई टू जेड कॉमा जीरो निकाल सकते हो, वो आपके पास आ जाएगा -1 अपॉन जेड स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग। वो क्या थी आपके पास? फॉर्मूला क्या था? साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आयटा साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी। साई वन की वैल्यू क्या आई है? साई वन जेड कॉमा जीरो की -1 अपॉन जेड स्क्र प्लस इसकी वैल्यू क्या आई है? साई टू जेड कॉमा जीरो की, वो भी वही आई है, -1 अपॉन जेड स्क्र आयटा साथ में एज इट इज जो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, डी जेड प्लस सी आ जाएगा। यहाँ क्या है? 1/z स्क्र है, यहाँ भी 1/z स्क्र है। ठीक है, माइनस का तो इसको कॉमन निकाल दो, तो -1 अपॉन जेड स्क्र कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस आयोटा बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 प्लस आयोटा बचेगा, इंटीग्रेशन डी जेड प्लस सी। ठीक है, माइनस और 1 प्लस आयोटा क्या कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दो, तो माइनस बाहर निकल गया, 1 प्लस आयोटा बाहर निकल गया। ठीक है, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन जेड स्क्र डी जेड प्लस सी। ये इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है, जेड के रिस्पेक्ट में करनी है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, जब मैं करके बता देता हूँ, जेड स्क्र है ना, तो इसको ऊपर ले जाओ, टू को ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? -2, जेड की पावर -2 आ जाएगा, डी जेड प्लस सी। 1 प्लस आइटा बाहर एज इट इज़, माइनस एज इट इज़। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे एक्स की पावर n की, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या आता है? n+1 अपॉन n+1, यही आता है ना। ऐसे ही -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी 1 प्लस आयोटा बाहर माइनस एज इट इज़। ठीक है, ये आ गया, ये बन जाएगा -1। ठीक है, ऊपर भी -1 बन जाएगा, ये माइनस कट गया, 1 प्लस आयोटा, और ऊपर -1 बच गया, जेड की पावर -1 हो गया, तो इसको नीचे लेकर जाएंगे तो 1/z बन जाएगा प्लस सी। तो इसका मतलब आपके पास आंसर आ गया 1 प्लस आयोटा अपॉन जेड प्लस सी आ गया। यही आपका है एफ ऑफ जेड। तो आपका जो एनालिटिक फंक्शन है वो ये है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं एनालिटिक फंक्शन की, अगर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट गिवन है। तो आज हमने मिलने थॉमसन मेथड के 2 केसेस डिस्कस करे, बाकी के जो 2 बचे हैं वो अगली वीडियो में करेंगे।